एवरीवन, आज हम क्वांटम का एक टॉपिक कर रहे हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। इसी के सिमिलर टॉपिक्स आप लोग पहले कर चुके होंगे, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, पार्टिकल इन 2 डायमेंशन बॉक्स। पर जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो भी आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स आप उन एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पार्टिकल है उनकी स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। 3 डायमेंशन के वे में आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन वाले कंसेप्ट का ही यूज करना है। बिल्कुल सिमिलर उन्हीं स्टेप्स के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप देखो कि बिल्कुल सिमिलर हमारा एक तरह से रिजल्ट आएगा यहाँ पर, बट आपको करना किस तरह से वो चीज आपको देखनी है। अब अगर आप 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो आपका जो 3 डायमेंशनल बॉक्स है उस पर आप कुछ कंडीशंस लगा के चलोगे। कुछ कंडीशंस में आपकी क्या कंडीशंस आएंगी? सबसे पहली कंडीशन कि जो आप एक 3 डायमेंशन बॉक्स कंसीडर कर रहे हो वो आप एक क्यूब कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? क्यूब। क्यूब है, दैट मीन्स उसकी सभी डायरेक्शंस सभी साइड्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और ये आपकी हाइट, ये सभी आपकी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अगर लेंथ, ब्रेथ और विड्थ इक्वल है तो उस टाइम पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इस क्यूब की तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशंस, कुछ जनरलाइजेशन हमें साथ में और लगानी है। क्या कंडीशन लगाएंगे? फर्स्ट जनरलाइजेशन अपनी ये लगानी है कि जो भी हमारा पार्टिकल है वो हम हमेशा विद इन द बॉक्स ही कंसीडर करेंगे। अब विद इन द बॉक्स कंसीडर करने का मतलब क्या है? जो भी आपका एटम है अगर वो 3D में एग्जिस्ट करता है, हम यहाँ पर ये बॉक्स भी मान के चल रहे हैं, वो 3D में ही मान के चल रहे हैं, तो आपका पार्टिकल भी तो हमेशा एटम के अंदर ही होगा ना। तो अगर एटम के अंदर अगर होगा तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी कि पार्टिकल हमेशा विद इन द बॉक्स ही एग्जिस्ट करेगा। और साथ ही साथ उसका पोटेंशियल एनर्जी, किसकी? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी विद इन द बॉक्स क्या रहेगी? 0। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की। और ये क्या है हमारी? इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स, विद इन द बॉक्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। उसके बाद हम एक चीज और एज्यूम करके चल रहे हैं साथ में कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो बाउंड्रीज पर, बॉक्स की बाउंड्रीज पर और आउटसाइड द बॉक्स, दोबारा सुनिए, बॉक्स की बाउंड्री पर और आउटसाइड द बॉक्स V जो है आपका, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी वो बहुत लार्ज वैल्यू रखती है। और लार्ज वैल्यू अगर रखती है तो हम यहाँ पर वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। इसका मतलब आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स या बाउंड्रीज पर हमारी V वैल्यू क्या रहेगी? इनफाइनाइट। V 0 रहेगी इनसाइड द बॉक्स, V इनफाइनाइट रहेगी हमारी आउटसाइड द बॉक्स। अब इसके बाद हमने जो जनरलाइज करना था वो कर लिया। जो अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए हमें जो जो पॉइंट्स एज्यूम करने थे वो हमने कर लिए हैं। क्या क्या पॉइंट्स एज्यूम किए? सबसे पहले पॉइंट हमने यही एज्यूम किया कि जो हमारा बॉक्स है वो एक क्यूब की तरह हमारे सामने है। क्यूब की तरह अगर है तो उसकी सभी साइड्स जो है वो इक्वल रहेंगी। सभी साइड्स इक्वल रहेंगी, इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट में लगा लो, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग लगा लो या जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग लगा लो, सेम ही लेंथ लेके चल रहा है। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम हम मान के अगर चलें तो वो क्या होगा? ए क्यूब के इक्वल होगा अगर हमारी साइड्स ए के इक्वल है तो। सेकंड जनरलाइजेशन आपने क्या कही कि भाई जो भी हमारा पार्टिकल है वो हमेशा विद इन द बॉक्स ही होगा, वो आउटसाइड द बॉक्स हम उसको अज्यूम करके नहीं चल रहे हैं। विद इन द बॉक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या अज्यूम किया कि आउटसाइड द बॉक्स और हमारा बॉक्स की बाउंड्री पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होगी और हम उसको इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब V की वैल्यूज हमारी 0 या तो 0 हो सकती है या फिर हमारी इनफाइनाइट वैल्यू रखेगा। अब इस कंडीशन को हमने अप्लाई करना है कहाँ पर? स्क्रोडिंजर के कंसेप्ट पे। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी हुई है, 3 डायमेंशन के लिए भी देखी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों के लिए देखी हुई है। तो अगर हम 3 डायमेंशन के केस में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होगी? कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये है आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन
इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में आपने एक फंक्शन यूज किया हुआ है साई। साई क्या है आपका? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आपकी किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां से अगर साई वेव फंक्शन है और अगर हमारा 3 डायमेंशन बॉक्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे साई भी मेरा तीनों कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ वेरी करेगा। इसका मतलब साई जो है वो एक्स के साथ भी वेरी करेगा, y के साथ भी वेरी करेगा और z के साथ भी वेरी करेगा। इसका मतलब साई मेरा फंक्शन है x का भी, y का भी और z का भी। तो मैं लिख सकती हूँ साई इज इक्वल टू x ऑफ x y ऑफ y इंटू z ऑफ z। ये कैसे क्यों लिखा हमने? कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z जो है हमारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल X, Y और Z जो है हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल X का फंक्शन है X, मतलब ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z हमारे वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स फंक्शन है हमारे कौन? कैपिटल फॉर्म में। तो यहाँ से जो मेरा साई है वो फंक्शन किसका किसका हो गया? x का भी, y का भी और z का भी। इसका मतलब मेरा साई फंक्शन चेंज करेगा किसके साथ? x के साथ भी चेंज होगा। अगर आप x में चेंज कर रहे हो तो भी चेंज होगा, y में चेंज कर रहे हो तब भी चेंज होगा और z में चेंज कर रहे हो तब भी चेंज होगा। अगर ये तीनों टर्म्स के साथ चेंज हो रहा है, मैं अगर इनको सेपरेटली वेरिएबल चेक करती हूँ। सेपरेटली वेरिएबल चेक करना मतलब अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ये डिफरेंशिएट करती हूँ तो कर्ल साई बाय कर्ल x अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मैंने सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेक किया है उस टाइम पे मेरा y और z एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेक करूंगी तब मेरा x और z जो है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेक कर रही हूँ तो x और y मेरा वहां पर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल x स्क्वायर। मतलब इस साई का x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, साई का y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, साई का z के रिस्पेक्ट में भी डबल डिफरेंशिएशन। तो हमें तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हम सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाकी को सिमिलर वे में कैलकुलेट कर लेंगे। जब मैं साई फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ उस टाइम पे मेरा y और z क्या करेगा? कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y z एज इट इज आ जाएगा। और ये x फंक्शन वेरी करेगा तो इसका मतलब कर्ल x बाय कर्ल x, क्योंकि ये फंक्शन हमारा इस टाइम पे x जो है वो एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है और ये डिफरेंशिएट होगा तो कर्ल x बाय कर्ल x। ये अब हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन है, हमें चाहिए क्या? डबल डिफरेंशिएशन। यहीं पे हम डबल डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर फिर से y z हमारा एक कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करेगा और कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी अब फिर से डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल x स्क्वायर कैलकुलेट होके आ गया y z कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलर वे में हम कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल y स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो x z कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल y स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल z स्क्वायर तो उस टाइम पे मेरा x और y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो एक्स वाई कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल z स्क्वायर ये टर्म आ जाएंगी। तो हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये आ गई, एक हमारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया, एक हमारा z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में जो कि हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? देखिए इन तीनों वैल्यूज को जस्ट हमने इस इक्वेशन में पुट करना है और पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखिए वाई जेड कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर। यहाँ हमारा कैपिटल X जो कि फंक्शन है वो काम कर रहा है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल प्लस एक्स जेड कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल y स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल z स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी इन तीनों की वैल्यू। साथ में एज इट इज ये वाले टर्म अब ये रब कर देते हैं प्लस 8 पाई स्क्वायर m
बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब ये इसको हम रब कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया है वैल्यूज। अब देखिए आपके पास यहाँ पर x भी है और yz भी है, इसमें भी x भी है, z भी है, y भी है, x भी है, y भी है और z भी है। तो तीनों ही टर्म्स के पास x y z तीनों वेरिएबल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वेरिएबल फॉर्म में, ये कांस्टेंट फॉर्म में, यहाँ पर ये कांस्टेंट फॉर्म में, ये वेरिएबल फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, x वाले सेपरेट करने हैं, y वाले सेपरेट करने हैं, z वाले सेपरेट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को ओवरऑल डिवाइड कर दें। अगर x y z से अगर मैं ओवरऑल डिवाइड करूंगी तो 1/x कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस 1/y कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर ई माइनस वी। और यहां देखिए जो ये साई है साथ में, यहाँ पर क्या है आपका साई। साई का मतलब क्या है, हमने अभी कहा था साई फंक्शन जो है वो x इंटू वाई इंटू जेड तीनों वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई जेड। और जब मैं इसी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से ही डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से कट आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब कंडीशंस लगाओ जो हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्टार्टिंग में जनरलाइजेशन रखी थी। या तो मेरा v 0 होगा या मेरा v इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। 0 कब होगा, इनसाइड द बॉक्स पे। इनफाइनाइट कब होगा, आउटसाइड द बॉक्स पे। अगर मैं इनसाइड द बॉक्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा v क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मेरा यहाँ सिर्फ e बचेगा और वो इक्वल आ जाएगा आपका 0 पे। अब देखो सेकंड कंडीशन के बारे में ध्यान से सुनना। ये चीज आप पहले वैसे तो पढ़ भी चुके हो, बट स्टिल आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए और इस चीज को एक्सप्लेन भी करोगे। अगर हमारा v इनफाइनाइट है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर v की वैल्यू इनफाइनाइट रखी जानी चाहिए। वो आपने फर्स्ट 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन के केस में इसको दिखाया भी होगा प्रूफ करके कि भाई जब हम v की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो उस टाइम पे मेरी साई की वैल्यू जो है ओवरऑल सॉल्व करके 0 आ जाती है। क्या आ जाती है, 0। क्या कर रहे हैं, देखो दोबारा सुनो। जब मैं ये v की वैल्यू को दो वैल्यूज में पुट कर सकती थी, या तो मैं v की वैल्यू को 0 रखूं या मैं अपनी v की वैल्यू को इनफाइनाइट रखूं। जब मैं v की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करती हूँ तो उस टाइम पे ये जो इनफाइनाइट टर्म है यहाँ पर पुट करने के बाद वो हमारे साई को ओवरऑल 0 कर देता है। अगर वो साई को ओवरऑल 0 बना रहा है इसका मतलब मेरी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो वेव फंक्शन का स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साई स्क्वायर किसके क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब कहीं पर जहां पर भी आप बात कर रहे हो, जिस भी कोऑर्डिनेट्स पर बात कर रहे हो, एक्स वाई जेड के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जो भी है, जिस भी कोऑर्डिनेट पे आप बात कर रहे हो वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। अगर मेरी साई वैल्यू ही 0 आ जाएगी दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और प्रोबेबिलिटी 0 तो मतलब पार्टिकल ही नहीं है, और अगर पार्टिकल ही नहीं है तो हम स्टडी किसको कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर साई वैल्यू मेरी 0 आ रही है, कब आई थी, जबकि मैंने v को इनफाइनाइट पुट किया था। v इनफाइनाइट कब था, जब मेरा पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स था। तो आउटसाइड द बॉक्स जब v इनफाइनाइट था तो v इनफाइनाइट पुट करने से मेरा साई जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल वहां पर है ही नहीं। अगर वहां पर पार्टिकल ही नहीं है तो हमें अपनी स्टडी को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसी वजह से हम साई इज इक्वल टू 0 वाली या फिर यूं कह ले v इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाली वैल्यू के लिए स्टडी नहीं करते हैं। तो अब हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, v इज इक्वल टू 0 के लिए। और v इज इक्वल टू 0 हमारा कहाँ था, इनसाइड द बॉक्स था। और इनसाइड द बॉक्स जब हमने वो वैल्यू पुट की तो ये हमारी इक्वेशन आ गई e इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब बात करो देखिए एनर्जी की। एनर्जी E जो है हमारा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एनर्जी कंप्लीट एनर्जी की बात है यहाँ पर। इस एनर्जी का मतलब है ओवरऑल एनर्जी। इस ओवरऑल एनर्जी में भी x कोऑर्डिनेट के अलोंग एनर्जी है,
y कोऑर्डिनेट के अलोंग एनर्जी है और z कोऑर्डिनेट के अलोंग भी एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो E की वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं EX प्लस EY प्लस EZ और ये इक्वल आ गया आपका 0 के। अब देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ देखो सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ y कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ z कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक वेरिएबल कांस्टेंट की तरह है, यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल बट है तो सेम ही ना। तो ये आपका सिर्फ x कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करके चल रहा है, ये y को और ये z को। यहाँ पर ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं सेपरेट करके लिखूं तो ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट की एनर्जी हो जाएगी, ये सिर्फ y कोऑर्डिनेट की एनर्जी हो जाएगी और जब इसके साथ इसको लिखेंगे तो ये हमारी सिर्फ z कोऑर्डिनेट की एनर्जी हो जाएगी। तो हम कोऑर्डिनेट वाइज इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो देखिए वेरिएबल सेपरेशन कर रही हूं। वेरिएबल सेपरेशन में देखिए 1/x कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर, यहां से प्लस 8π² m बाय h स्क्वायर ex इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने x कोऑर्डिनेट को सेपरेट किया। वेरिएबल सेपरेशन चल रहा है 1/y कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल y स्क्वायर प्लस 8π² m बाय h स्क्वायर ey इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 1/z कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल z स्क्वायर प्लस 8π² m बाय h स्क्वायर ez इज इक्वल टू 0। ये देखो हमने तीनों वेरिएबल को साथ में लेके स्टार्ट किया था, तीनों वेरिएबल को एक साथ लेके तब स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को स्टार्ट किया था। वहां पर अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुट किया, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन है इस केस में 3D की बात कर रहे हैं ना, तो 3D की केस में हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करता, वो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। और 3 वेरिएबल में भी x पे y पर और z पर, तीनों पर डिपेंड कर रहा था। हमने साथ में लिया उनको और साथ में लेने के बाद उनको सेपरेट कर लिया अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जस्ट जब हमने इनको सेपरेट किया तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की है, यहाँ पर ये एक सिंगल जो 1 डायमेंशन वाली इक्वेशन होती है ना, बिल्कुल सिमिलर उसकी आ गई है। ये भी हमारी सिमिलर इक्वेशन आ गई है। सिमिलर इक्वेशन कैसे आ गई है देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं पहले। इस इक्वेशन में मैं ओवरऑल x से मल्टीप्लाई अगर कर देती हूँ तो x से मल्टीप्लाई करने पर कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस 8π² m बाय h स्क्वायर e माइनस ex इनटू में x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। वहां पर आप वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते थे, जब आपने जनरल फॉर्म में लिखा था साई से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर भी साई फंक्शन साथ में आता था। तो यहाँ भी आप देखिए बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन, अगर मैं यहाँ साई लिख दूं और यहाँ पर भी साई लिख दूं तो अब आप कहोगे कि हाँ जी मैम बिल्कुल सेम आ गया है, वही इक्वेशन आ गई है। तो ये आपकी बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। कौन सी? 1 डायमेंशन के लिए जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए जो आपने सॉल्व की थी, वही सिमिलर इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को क्या बोल देते थे, ये वाली जो टर्म है ये सारे के सारे कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट, π² भी कांस्टेंट, m जो है मास दैट पार्टिकल भी कांस्टेंट, h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये एनर्जी अगर किसी भी पार्टिकल की फिक्स हो जाए तो ये सारी टर्म हमारी कांस्टेंट के इक्वल अगर हो जाती है तो इसको हम क्या ले लेते थे, 8π² m बाय h स्क्वायर ex इज इक्वल टू k स्क्वायर के इक्वल लिख लेते थे। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन चलेंगी आगे। जहां तक आपने 1 डायमेंशन का किया, मतलब 1 डायमेंशन का जो आपने स्टडी किया हुआ है, इसके आगे से बिल्कुल सिमिलर वही चलेगा। और वहां पर आप क्या करते थे, इस इक्वेशन को फिर आप कैसे किस फॉर्म में लिख लेते थे, ये वाली इक्वेशन को, कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
और x इज इक्वल टू 0। यहाँ आप साई टर्म लिखा करते थे कि भाई कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आती थी। और इसके बाद आप एक जनरल की भाई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक जनरल रिजल्ट होगा। उसके बाद जो भी पूरा प्रोसेस करते थे वहां से आपकी लास्ट में x की वैल्यू सॉरी साई की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती थी कि साई वैल्यू मेरी इक्वल होती है किसके, √2/a साइन n पाई x बाय a के इक्वल आ जाता था अगर मैं ये साई x की तरह बिहेव करा रही हूं तो। या अगर आप लोगों को ये सॉल्व इक्वेशन चाहिए तो मुझे बता देना, अदरवाइज आप इसकी डायरेक्ट रिलेशन को यूज कर सकते हो क्योंकि आप 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के लिए स्टडी कर चुके हो, तो इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे 1 बाय 1 तो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। आप यहाँ से सिर्फ क्या करोगे, इस तरह की आपकी इक्वेशन आ चुकी है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप जनरल रिजल्ट लिखते हो तो उसका रिजल्ट आपका आता था साई इज इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos kx, इस फॉर्म में लेते थे। फिर आप उस पर बाउंड्री कंडीशंस लगाते थे। बाउंड्री कंडीशंस लगाने के बाद बाउंड्री कंडीशंस क्या होती थी आपकी कि साई की वैल्यू 0 होगी, कब साई की वैल्यू हमारी 0 होगी एट x इज इक्वल टू 0 पर और एट x इज इक्वल टू a पर। इसका मतलब कि आपकी स्टार्टिंग, अगर आपने जैसे क्यूब कंसीडर किया हुआ था, इस क्यूब में स्टार्टिंग पॉइंट पर x इज इक्वल टू जब 0 है तब भी आपकी साई वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि आपने कहा था v इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब भी होता है तब मेरा साई वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। और v मेरा इनफाइनाइट कब था, एक तो आउटसाइड द बॉक्स इनफाइनाइट था, एक हमारा बाउंड्रीज पर भी हमारा v क्या था, इनफाइनाइट था। अगर मेरा v इनफाइनाइट है बाउंड्री पर तो इसका मतलब साई मेरा क्या है, 0 है। अगर साई मेरा 0 है तो वो हम बाउंड्री कंडीशन अगर उठाएं तो बाउंड्री कहाँ पर बनेगी, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू a पर। तो यहाँ से हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के फिर हम लास्ट में इसको सॉल्व करते थे अपनी इक्वेशन को और रिजल्ट हमारे सामने आ जाता था साई x इज इक्वल टू √2/a सॉरी साइन n पाई x बाय a। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होके आ जाती थी। ये तो हुई हमारी सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और z कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। और x और y के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी x के लिए सॉल्व किया, जब हम y के लिए लिखेंगे तो साई y इज इक्वल टू √2/a, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट सेम प्रोसीजर के साथ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साई y इज इक्वल टू आ जाएगा √2/a साइन n y पाई x बाय सॉरी y आ जाएगा यहाँ पर y बाय a। सिमिलरली साई z अगर बात करें तो √2/a साइन n z पाई z बाय a। सफिक्स में यहाँ पर nx लगेगा, यहाँ पर ny लगेगा, यहाँ nz लगेगा। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर जो n वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट के लिए है, वो y कोऑर्डिनेट के लिए है और ये हमारा z कोऑर्डिनेट के लिए है। तो आपके पास साई x भी आ चुका है, साई y भी आ चुका है और साई z भी आ चुका है। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ चुका है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ चुका है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ चुका है। और ये तीनों ही इक्वेशन आपने एक सिंगल इक्वेशन से सेपरेट आउट की थी, वेरिएबल सेपरेशन की था ना, तो वहां पर अगर ये तीनों इक्वेशन किसी एक सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब के पार्ट्स हैं तो अब हम अगर इनको तीनों को साथ में कर देंगे तो वो हमारी सिंगल इक्वेशन का रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ आप देखिए जो वो हमारी इक्वेशन थी सिंगल इक्वेशन जिससे आपने इसको सेपरेट आउट किया था, वहां पर जो वेरिएबल था वो मेनली साई था जो कि x को y को और z को तीनों को इन्वॉल्व करके चल रहा था। इसका मतलब मेरा साई जो है वो साई x इंटू साई y इंटू साई z इनका प्रोडक्ट था। अगर मेरे पास साई x भी आ गया है, साई y भी आ गया है, साई z भी आ गया है और इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर तो मेरा कंप्लीट साई वैल्यू आ जाएगी। और जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साई इज इक्वल टू √2/a इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, और हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट के अंदर, तो ये हमारा बन जाएगा 8। यहाँ भी डिवीजन में a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा
ए क्यूब, तो इसका मतलब 8/a³। अब आगे साथ में मल्टीप्लाई करना है हमें ये वाले फैक्टर्स, तो साइन nx पाई x/a इंटू साइन ny पाई y/a इंटू साइन nz पाई z/a। ये आ गया है आपका कंप्लीट साई वैल्यू। किसके लिए? 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल अगर आपका प्रेजेंट है तो उसके लिए आपकी साई की वैल्यू कंप्लीट सॉल्व होके आ चुकी है। और अब इसके बाद आप बात करते थे, ये हमारा मतलब कंप्लीट जो साई फंक्शन है ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी भी पार्टिकल के लिए जो कि हमारा एक 3 डायमेंशन बॉक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपके एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो सभी 3 डायमेंशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, साई की वेव फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बाद आप वैल्यू कैलकुलेट करते थे एनर्जी की। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आपने 1 डायमेंशन के लिए बात की थी या 2 डायमेंशन के लिए बात की थी, 1 डायमेंशन के केस में सिर्फ ये वाला फैक्टर आता था रिजल्ट में, 2 डायमेंशन के लिए ये दोनों फैक्टर आते थे रिजल्ट में। अब जब आपने 3 डायमेंशन की बात कर दी है तो ये 3 फैक्टर आपके सामने आ रहे हैं। 3 फैक्टर आने का रीजन क्या है? यहाँ पर आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो। जब आप 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे तो आपके सामने सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा था, मतलब एक ही टर्म आ रही थी रिजल्ट में। बट जब आपने 2 कोऑर्डिनेट्स की बात की तो 2 टर्म्स आने लग गई, और 3 कोऑर्डिनेट्स की जब बात कर रहे हो तो 3 टर्म्स आने लग गई है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस था, सिमिलर ही रिजल्ट था। बस आपको स्टार्टिंग में 3 कोऑर्डिनेट्स उठाने थे और लास्ट तक इसको 3 कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही लेके आना है। सेम चीज आप एनर्जी की भी अगर बात करो तो एनर्जी भी आपकी 1 कोऑर्डिनेट में एनर्जी याद कीजिए क्या वैल्यू आती थी, E = n² π² / 8ma²। यहाँ पर n आपका जो इक्वल होगा वो n = nx + ny + nz। जो ये क्वांटम नंबर है ये आपका तीनों कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करके चलेगा, nx ny nz। अगर ये 1 डायमेंशन के केस में अगर हमारा रिजल्ट ये है, तो अगर हम इसको 3 डायमेंशन के केस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा कंप्लीट एनर्जी है वो Ex + Ey + Ez इनके इक्वल आ जाएगी। अगर इनके इक्वल आ जाएगी तो हमें यहाँ पर nx² + ny² + nz² ये तीनों टर्म्स लेनी पड़ेंगी। साथ में ये वाले टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, वो भी हमारी कॉमन आ जाएंगी, π² / 8ma²। ये आपकी वैल्यू आ गई है एनर्जी की। एनर्जी की वैल्यू क्या आई है? nx² + ny² + nz² π² / 8ma²। ये हमारी कंप्लीट एनर्जी की वैल्यू आ गई है। हमने वेव फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया है 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए, और हमने एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर ये वाली एनर्जी की वैल्यू ध्यान रखना। अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं डीजनरेसी वाला फैक्टर, उसमें आपको एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या होती है? आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स में अगर सिमिलर एनर्जी रखता है, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अगर आपकी एनर्जी सेम वैल्यू रखती है तो वो एनर्जी लेवल्स आपके डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। क्योंकि इन्हें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी अगर सेम है तो वो हमारे डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। तो अब इसमें ये देखिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू आई nx² ny² nz² π² / 8ma²। ये वैल्यू आई। अब जो आपकी nx ny और nz है, nx ny और nz ये वैल्यूज वेरी करती हैं आपकी 1 2 3 4, ये आपके ये इंटीजर
इंटीजर हो सकते हैं, जीरो नहीं होता। जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो वैल्यू हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू को जीरो बना देता है। वो आपकी एक अलग से कंडीशन चलती है, जो कि हमने वन डायमेंशन के केस में इस चीज को एक्सप्लेन किया था, तभी हमने n इज इक्वल टू जीरो को स्किप कर दिया था वहां पर। बट अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल अगर हमें बनाने हैं तो nx की वैल्यू, ny की वैल्यू और nz की वैल्यू, मतलब आपका अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका पार्टिकल कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पर जो है हमारे nx, ny और nz है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रही होगी, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू में भी आपका जीरो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर आ सकता है, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका कोई ना कोई नंबर है तो इसका मतलब यहाँ इन टर्म्स में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उनके स्केयर से जो वैल्यू आने वाली है सिर्फ इन पर डिपेंड होगी हमारी एनर्जी, इनकी वैल्यूज पर डिपेंड होगी हमारी एनर्जी। ये तो क्योंकि हमारे साथ में कॉन्स्टेंट टर्म ही है। तो अब क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सबसे लीस्ट वैल्यू अगर हम बात करें, सबसे कम अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लीस्ट वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? nx की वैल्यू 1 हो जाए, ny की वैल्यू भी 1 हो जाए और nz की वैल्यू भी 1 हो जाए, क्योंकि लीस्ट वैल्यू तो कौन है? 1 ही है। अगर मैं तीनों की वैल्यू 1 ही कंसीडर करके चल रही हूँ तो इससे लीस्ट वैल्यू हमारी कोई पॉसिबल नहीं है। तो nx, ny और nz, nx, ny और nz, ये वैल्यू 1 1 1 यही सबसे लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है। इसके अलावा इससे छोटी वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देख लो अगर मैं इसमें से किसी एक की जगह भी जीरो रख रही हूँ तो वो हमारी इक्वेशन को ही सेट नहीं करता, हमारा मतलब फिट नहीं बैठता, क्योंकि जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1 1। और जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 3 पाई स्क्वायर बाय 8 ma²। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो ग्राउंड स्टेट बनेगी वो हमारी 1 1 1 बनने वाली है, और जिसकी एनर्जी क्या होगी? 3 पाई स्क्वायर बाय 8 ma², ये वाली वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में अगर हमें इनको किसी को चेंज करना है तो हम किसी एक का जो वैल्यू है वो 2 कर देते हैं। एक की वैल्यू 2 करने का मतलब क्या है? यहाँ मैंने नेक्स्ट कर लिया 1 2 1, या मैं क्या कहूँ 2 1 1, या मैं क्या कहूँ 1 1 2, इस तरह से कर लिया। मैंने क्या किया? जस्ट पहले 1 1 1 लीस्ट वैल्यू रखी, अब मैं इनमें से किसी एक को इंक्रीज कर देती हूँ। अगर हम 1 1 नहीं रखते जा रहे हैं तो फिर तो सेम ही बात कर रहे हैं। हमने किसी एक की वैल्यू को 2 कर दिया, किसी एक को 2 किया, किसी एक को 2 किया, किसी एक को 2 किया, बाकी दो हमारे 1 1 ही रहेंगे। तो अब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करके देखें तो इसकी एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? 1 4 + 1 5 + 1 6, दैट मीन्स 6 पाई स्क्वायर 8 ma²। इसका मतलब मेरी एनर्जी क्या आ गई? 6 पाई स्क्वायर बाय 8 ma²। इसकी वैल्यू के लिए पुट करेंगे फिर वही आ जाएगा सेम। देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर हम इन स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो 4 + 1 + 1 6, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 6 पाई स्क्वायर 8 ma²। इसके लिए भी देखिए सेम ही रिजल्ट आएगा, 6 पाई स्क्वायर बाय 8 ma², जो कि मेरी एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करके देगा। अब इसकी वैल्यू, इसकी बात करो, इसकी बात करो या इसकी बात करो, हमारा सेम ही रिजल्ट आ रहा है, बट कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ nx 1 है, ny 2 है, nz 1 है। इस केस में nx 2 है, यहाँ पर 2 ny है, यहाँ पर nx 2 है, यहाँ पर nz 2 है। तो कोऑर्डिनेट्स जो है ये अलग हैं, और आपको पता है कि अगर 3D में एक कोई सिंगल कोऑर्डिनेट भी अलग हो जाता है तो उसकी पोजीशन अलग हो जाएगी। तो अलग अलग पोजीशन पर भी एनर्जी जो है मेरी वो सेम वैल्यू दे रही है। इस सेम एनर्जी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करूं तो यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल ड्रॉ होंगे। कौन कौन? 2 1 1, 1 2 1 और 1 1 2। तो ये तीनों एनर्जी लेवल्स की जो है हमारी एनर्जी वो सेम है, और इनकी वैल्यू कितनी है? 6 पाई स्क्वायर बाय 8 ma²।
स्केल। अगर सेम एनर्जी लेवल है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पर भी सेम एनर्जी आ रही है, तो वो हमारे ऐसे एनर्जी लेवल जो हैं वो कौन से एनर्जी लेवल हो जाते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। इसी तरह से आप 1 2 3 इसमें देखो कितने सारे कोऑर्डिनेट्स को आप सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे नंबर ऑफ डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। एक बार एक nx1 रख दो, एक बार ny1 रख दो, एक बार nz1 रख दो। सिमिलर आप 2 के लिए भी। तो यहाँ पर आपके 9 एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, तो 9 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। तो आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।